नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट ग्रेड की। तो उस फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की। किसकी बात करते हैं? कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, क्या था दोस्तों? आपका सिलेबस था। इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों? हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। और आप सभी को पता है ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से ये विश्लेषण यानी एनालिसिस कर रहे थे। इन एमसीक्यू का आधार क्या था दोस्तों? आधार की बात करें तो सबसे पहला आधार था अपना कलाम बुकलेट को कंप्लीट करना। क्या था दोस्तों? कलाम बुकलेट को कवर करना। दूसरा प्रमुख आधार क्या था दोस्तों? दूसरा प्रमुख आधार था जो इसके एमसीक्यू है, जो टेस्ट के जो एमसीक्यू है उनका पैटर्न कैसा है दोस्तों। पैटर्न है आरपीएससी का जो 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नवीनतम यानी न्यू पैटर्न है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। साथ साथ बात करें आपके एनसीईआरटी भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। एनसीईआरटी इसको भी हमने आधार माना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको अब तक जो टॉपिक करवाए, इन तीन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से यानी बेसिक को मजबूत करते हुए आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो एमसीक्यू है इनका अपना टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? अपना टेस्ट होता है। ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर। कहाँ पर होता है? अपनी ऐप के ऊपर होता है। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? आपके पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाई डीके सर, ये अपनी ऐप का नाम है। इस ऐप के ऊपर आपके सारे जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जिस प्रकार से कलाम लाइब्रेरी बेच के अंदर जो टेस्ट होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी बेच की बात करें उसमें क्या होता था? हमारे टाइम तो प्रतिदिन टेस्ट होता था। इस बार जैसे लाइब्रेरी बेच फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट रखे गए थे और फिर आपका एक साप्ताहिक टेस्ट रखा गया था। उसी प्रकार से आपके अब जो टेस्ट होंगे आपके लाइब्रेरी बेच वाले दोस्तों के, वो कंटिन्यू टेस्ट होंगे, नहीं डेली टेस्ट होंगे। जो टॉपिक आपका टारगेट है, जैसे आपका इस सिलेबस है, ये सिलेबस या शेड्यूल आपका, इसके अनुसार आपको टारगेट दिया जाएगा। 7 दिन तक उसके टेस्ट होंगे, कंटिन्यू टेस्ट होंगे। शाम को उस टारगेट को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर 7 दिन जैसे बाकी स्टूडेंट के साथ जैसे टेस्ट देते हैं, उस प्रकार से आपको वही टेस्ट आपको सेम मिलने वाला है दोस्तों। उसी प्रकार से अपने इस ऐप के ऊपर टेस्ट होते हैं डेली टॉपिक वाइज। जैसे बात करें भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास की ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका। ठीक है। मैंने टेस्ट एक का सिलेबस था भारतीय इतिहास का, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हम 2 टेस्टों के माध्यम से कंप्लीट किया। और बंकिम चंद्र के बारे में बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ा। और इस बार जो आपके वंदे मातरम चर्चा में रहा था, तो वंदे मातरम से जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं आनंद मठ से संबंधित, ठीक है। आनंद मठ में कब सम्मिलित किया गया था वंदे मातरम को, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी भाषा थी, इन्होंने सबसे पहले किसने गाया, तो ये सारे क्वेश्चन जिस प्रकार से कथन आधारित बन सकते हैं, असत्य आधारित बन सकते हैं, कूट आधारित बन सकते हैं, मिलान आधारित बन सकते हैं, कथन कारण आधारित बन सकते हैं। कि क्योंकि आनंद बात करें वंदे मातरम में जो भारत की तुलना वो किससे की गई है, सर यहाँ पर कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे क्वेश्चन जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट किए टेस्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेस्ट के माध्यम से। और ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों? इसी ऐप के ऊपर आपका टेस्ट होता है। और इसी ऐप के ऊपर आपको ये सारी जो एनालिसिस की उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है। साथ साथ जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उसके अनुसार नोट्स वगैरह, ठीक है। बाकी बुकलेट भी अभी अपलोड कर देंगे इसी ऐप के ऊपर, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए अलग तरीके से, ठीक है। अलग तरीके से आपको जितना इंपॉर्टेंट इन चीज़ों, हिंदी ग्रंथ अकादमी, साथ साथ एनसीईआरटी या कलाम बुकलेट के अंदर जितने आपके कंटेंट दिए हुए ऑथेंटिक बुकों के अंदर आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो कंप्लीट मिलेगा। ऐप के ऊपर आपकी ऑथेंटिक बुक की बात करें तो यहाँ पर बुक अपलोड कर दी गई है इसी ऐप के ऊपर, जिसमें आपकी आरबीएससी की बुकें शामिल है। आरबीएससी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है दोस्त, साथ साथ आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी यहाँ पर अपलोड की गई है। ग्रंथ अकादमी ये इसलिए अपलोड की गई है, जैसा कि काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि इतनी बड़ी बुकें हैं, ये इसलिए बुक की गई, ये ऑथेंटिक बुक है। और यहाँ से आपको ऐसे लग रहा है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, कि यहाँ से इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्तमान में 2025 में इसी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए दोस्तों इन ऑथेंटिक बुकों का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आपको ये टॉपिक कवर हो जाए। क्योंकि हो सकता है वहाँ से अगली बार भी क्वेश्चन पूछ ले, यानी इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आरपीएससी के आप देख रहे हो 40% का रगड़ा कितना महत्वपूर्ण चल रहा है, ठीक है। आप सभी को बताएं तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस करें बहुत ही शानदार तरीके से। अब तक फर्स्ट ग्रेड लगभग 400 प्लस दोस्त हैं जो टेस्ट दे रहे हैं और इस टेस्ट को सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं। अपने ऐप के ऊपर 400 प्लस दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, यानी वो टेस्ट दे रहे कंटिन्यू और कलाम टेस्ट सीरीज की तैयारी करें इसी सिलेबस को आधार मानकर। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेच में होता है उसी प्रकार अपनी ऑनलाइन ऐप के ऊपर हो रहा है दोस्तों। राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों अवस्थिति, विस्तार, आकृति, आकार की टेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। भौतिक विशेषताएं हम कंप्लीट कर चुके हैं, जलवायु हम कंप्लीट कर चुके हैं, मृदा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है जननायकीय विशेषता। ये टॉपिक दोस्तों आज शाम को होगा। कब होगा दोस्तों? आज शाम को ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है।
और गणित की बात करें, संख्या यानी गणित का टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है ऐप के ऊपर, आपने दे लिया होगा। हिंदी का अभी नहीं किया हमने। सेक्शन आप अभी जो क्लास होने वाली है दोस्तों आपकी शैक्षणिक प्रबंधन RT एक्ट 2009 है। अभी जो क्लास होगी अपनी वो कौन सी होगी आपकी RT 2009 की होगी। इसका टेस्ट आपके ऐप के ऊपर अपलोड हो गया था सुबह, आप सभी के आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। जो आपके जुड़े हुए, जो नवीनतम दोस्त है जो नहीं जुड़ा है, वो ऐप पर जाकर ये टेस्ट पहले दे सकता है। टेस्ट देने के बाद अपना यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से एनालिसिस कर सकता है। वहीं बात करें आपके फिर, जैसे कल आपका टेस्ट होगा 1 फरवरी 2026 को, मैंने टेस्ट 1, ये टेस्ट अपने ऐप के ऊपर कब होगा दोस्तों आपकी 3 फरवरी को। कब होगा आपका 3 फरवरी को ऐप के ऊपर ये टेस्ट होगा। यानी पहले टॉपिक वाइज हम टेस्ट करेंगे, टॉपिक वाइज हर टारगेट को एक टारगेट लेंगे, रोज डेली के 2 टारगेट अपने भारतीय इतिहास जैसे राजस्थान भूगोल, 2 टारगेट, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। और बाकी इनको कंटिन्यू करेंगे। इनके साथ साथ फिर दोस्तों हम शनिवार को यानी अपने टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको संडे को जिस प्रकार से टेस्ट होता है उसी प्रकार से अपना 3 फरवरी को टेस्ट होगा। 3 फरवरी को ये टेस्ट फिर साप्ताहिक टेस्ट होगा। कौन सा होगा आपका साप्ताहिक टेस्ट। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में हो रहा है ना, उसी प्रकार से हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे। हर चीज़, हर पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करवाने का, साथ साथ कंटेंट देंगे। कंटेंट को ऐसा नहीं देंगे, देने के साथ साथ उसको याद भी करवाएंगे। MCQ के माध्यम से इतनी बार प्रैक्टिस करवा देंगे, 2 से 3 बार हम रिवीजन करने वाले हैं। एक क्लास के माध्यम से एक टॉपिक आपका कवर होता है। तो आप देख सकते हो जो रिवीजन टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी कितने वापस रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन टेस्ट होंगे, रिवीजन MCQ होंगे। तो आप देख सकते हो कितनी बार आपका रिवीजन होने वाला है। जैसे लास्ट टाइम हमने रीट मेंस की थी, तो रीट मेंस में लगभग हमने 2 से 3 बार, लगभग टॉपिक 3 तो मिनिमम थे। कई टॉपिक ऐसे थे जो आपके 5 से 6 बार भी रिवीजन हुए। जैसे राजस्थान भूगोल को देखो आप, राजस्थान भूगोल से हमें पता था 18 से 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रीट मेंस के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको करवाया गया, बार बार रिवीजन करवाया गया। और आधुनिक इतिहास की बात की थी राजस्थान की, और मैंने बार बार बोला था आधुनिक इतिहास से आपके कम से कम 5 से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और वो देखा था आपने रीट मेंस के अंदर कितना आपको बेनिफिट मिला है। तो ये चीज़ें आपको पता है, इसलिए दोस्त काफ़ी ज़्यादा जल्दी जुड़ रहे हैं और अपने टेस्ट यानी अपनी टारगेट को फिक्स करके ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप सभी, यदि आप ये टारगेट है आपका फर्स्ट ग्रेड बनना, तो आप इसको एक बार विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आप टेस्ट दीजिए, साथ साथ एनालिसिस आप यूट्यूब के ऊपर देख ही रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन है। यदि ऐप पर नहीं जा रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर करते हैं, ये आपको टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर करवा जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि पहले आप टॉपिक पढ़ लेते हो, फिर आपका आकलन हो जाता है, तो उससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा मजबूती प्रदान होती है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम RT एक्ट 2009। बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। जैसे हम पहले भी बहुत शानदार तरीके से RT एक्ट 2009 कर चुके हैं कंप्लीट। जैसे रीट मेंस में हमने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से किया था, 2 बार रिवीजन किया था इसका। और इस प्रकार रीट मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कथन आधारित क्वेश्चन था RT 2009 के अंदर, तो भी आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो साइंस में तो अलग क्वेश्चन आया था, एक कथन आधारित क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके का क्वेश्चन, यानी उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस प्रकार के क्वेश्चन यदि वर्तमान में आते हैं तो उसी प्रकार के क्वेश्चन भी आज आपको इस टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कलाम टेस्ट की बात करें, कलाम टेस्ट भी अपना यूट्यूब के ऊपर भी एनालिसिस होगा। जैसे आपका आज टेस्ट हो जाए, कल टेस्ट होगा, तो परसों, यानी परसों नहीं, आपका 3 तारीख को टेस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेगा, और 3 तारीख को ऐप के ऊपर भी टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। साथ साथ PDF भी इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, हो सकता है जहाँ तक। बाकी ये जानकारी शुरू में देने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल वाला देख ले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत के मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 21 में था, अनुच्छेद 21A में था, अनुच्छेद 45 में था, या अनुच्छेद 51A में था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अनुच्छेद 45 में था आपके मूल संविधान के अंदर। मूल संविधान अनुच्छेद 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित आपके? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है दोस्तों आपका? नीति निर्देशक तत्व है, निर्देशक तत्व है दोस्तों। इस जो आपका नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान क्या था दोस्तों? इसके प्रावधान था कि संविधान लागू होने के, इसमें प्रावधान क्या था आपका? संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
तो ये प्रावधान किसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आपके नीति निर्देश तत्व है कौन से अनुच्छेद 45 के अंदर। ये आपकी स्वतंत्रता की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें हम आपके, ठीक है, आज़ादी के पश्चात शिक्षा के अधिकार की पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 45 याद होना चाहिए। बस शिक्षा के अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें किया गया था, अनुच्छेद 45 में किया गया था, जो आपका एक नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, देखिए, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी। कोठारी आयोग, गुदालियर आयोग, राममूर्ति समिति या सरकारी आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राममूर्ति समिति। कौन सी समिति थी आपकी दोस्तों, राममूर्ति समिति थी, जिसने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों, आपके राममूर्ति समिति के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखो बात करें, यहाँ पर कालानुक्रम प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले उल्लेख था आपके अनुच्छेद 45 के अंदर। फिर सर्वप्रथम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की समिति की बात करें तो आपका आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन सी आई थी आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं दोस्त। उन्नीस सौ 86 की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या सिफारिश की गई थी, इसके अंदर सिफारिश क्या थी आपकी, सबसे पहले इसकी सिफारिश की बात करें तो इसके अंदर सिफारिश क्या थी आपकी, इसके अंदर सिफारिश थी आपकी कि 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। ठहराव सुनिश्चित किए जाए। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसकी सिफारिश की गई थी। 14 वर्ष के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन यानी नामांकन होना चाहिए एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए, ये 1986 की बात थी। इस 1986 के बाद में दोस्तों आपकी राममूर्ति समिति बनी थी आपकी 1990 के अंदर। कब बनी थी, 1990 के अंदर। ये क्यों बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया था, फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, फिर आपकी राममूर्ति समिति आई थी 1990। हो सकता है कालानुक्रम प्रश्न पूछ लिया आपको, क्योंकि वर्तमान पैटर्न है आपका कालानुक्रम वाला, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछे तो हर चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट याद करते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप याद करो दोस्तों, राममूर्ति समिति कब आई थी, 1990 के अंदर आई थी। राममूर्ति समिति कब आई थी आपकी, 1990 के अंदर आई थी। और इसके अंदर किसकी सिफारिश की गई थी, इसमें सिफारिश की गई थी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए। इसके अंदर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए। पहले किसमें था आपका, नीति निर्देशक तत्व के अंदर, अनुच्छेद 45 के अंदर। लेकिन सबसे पहले 1990 में किस समिति ने सिफारिश की कि मूल अधिकार में सम्मिलित होना चाहिए, वो थी दोस्तों राममूर्ति समिति। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1990 के अंदर आई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसकी सिफारिश की बात करें, इसने क्या क्या सिफारिश की, तो ये चीज़ें याद कर लो आप। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की, पहली सिफारिश थी दोस्तों इनकी, पहली सिफारिश क्या थी आपकी, मूल अधिकार में सम्मिलित। शिक्षा का अधिकार को किसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, आपके मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए। दूसरी इनकी सिफारिश क्या थी दोस्तों, नामांकन, ठहराव, स्कूल तक भौतिक पहुंच, स्कूल तक भौतिक पहुंच होनी चाहिए बच्चों की। वही बात करें स्कूल तथा शिक्षक की उपलब्धता, स्कूल तथा शिक्षक की उपलब्धता, ये सिफारिश किसने की थी दोस्तों, राममूर्ति समिति ने की थी। पहला तो इन्होंने बोला कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किसमें सम्मिलित होना चाहिए, आपके मूल अधिकार के अंदर सम्मिलित होना चाहिए। फिर इन्होंने दूसरी सिफारिश की कि नामांकन, ठहराव, स्कूल तक बच्चों की पहुंच होनी चाहिए, यानी जहाँ तक बच्चे पहुंच सकते हैं वहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल के अंदर स्कूल तो होनी चाहिए, स्कूल होने के एक बिल्डिंग बनाने से स्कूल नहीं बनता, उसके अंदर टीचर भी होने चाहिए, यानी शिक्षक भी होने चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, शिक्षक भी होनी चाहिए। ये सिफारिश किसने की थी दोस्तों, राममूर्ति समिति ने की थी। कब, 1990 के अंदर। और इस 1990 से पहले क्या आई थी आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। तो कालानुक्रम प्रश्न भी याद कर लेना साथ साथ, इसलिए दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लीजिए आगे देखो क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद कब आया था दोस्तों, आपका 1992 के अंदर।
कब आया था आपका? 1992 के अंदर ये आया था। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर कब आया था दोस्तों आपका? यह आया था दोस्तों, ये भी 1992 के अंदर ही आया था आपका, 1992 के अंदर ही आया था संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर, जो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था, 6 से 18 वर्ष बच्चों के लिए। ठीक है। उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद कब आया था दोस्तों? 1993 के अंदर आया था। तपस मजुमदार समिति रिपोर्ट, बताओ भाई ये कब आती है आपकी? 1999 के अंदर आई, 1999 के अंदर ये आई थी दोस्तों। तो ये हमें क्या पूछा दोस्तों? देखो क्रम पूछा है, सही गुट। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है आपका? 4 नंबर, तो सभी में 4 दे रखा है। फिर देखो 1993 में 3 दे रखा था, इसमें 3 दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मोहनी जैन बनाम राज्यवाद 1992 और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर 1992। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाली बात थी आपकी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आता है आपका संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर 1992। उसके बाद में क्या आया दोस्तों? आपके मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद आया अनुच्छेद 21 को लेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले 2 आया था, फिर आपका 1 आया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 किसको लेकर था दोस्तों? ये सबसे पहले इसको बात करें, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद किसको लेकर था दोस्तों? मेडिकल कॉलेज में प्रवेश शुल्क के विवाद को लेकर था। मेडिकल कॉलेज प्रवेश शुल्क विवाद, प्रवेश शुल्क विवाद था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद जो 1992 के अंदर था, 1992 के अंदर, किसको लेकर ये विवाद था दोस्तों? मेडिकल कॉलेज प्रवेश शुल्क को लेकर ये विवाद हुआ था। ठीक है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था आपका? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था दोस्तों? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपका कि सभी प्रकार की शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में समाहित माना। सभी प्रकार की शिक्षा अधिकार, सभी प्रकार का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत इसका अधिकार माना दोस्तों आपके जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ में सम्मानित माना। जीने का अधिकार माना, किसने माना दोस्तों? आपके सुप्रीम कोर्ट में। कौन से वाद के अंदर? आपके मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। कब आया था दोस्तों? 1992 के अंदर आया था। ठीक है। वह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर 1992 के अंदर आया था। ये पहले इसकी पृष्ठभूमि 1990 के अंदर बन चुकी थी। बोर्ड की स्थापना 1991 के अंदर हुई थी और लागू हुआ था दोस्तों 1992 के अंदर, यानी 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आया था। वो आया था आपको 1992 के अंदर। तो इसके अंदर 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रावधान दिए गए थे। शिक्षा के अधिकार को लेकर प्रावधान किसके अंदर? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर। उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद की बात करें जो 1993 का था दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था दोस्त? सीधा पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार आपका आया है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था आपका कि 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना। 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना। जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना, तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक कलाम बुकलेट की एक एक लाइन आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद देखा, फिर हमने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर के बारे में देखा, फिर उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद की बात करें 1993 का ये क्वेश्चन था, यानी कि 1993 का ये वाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार को जीवन के अधिकार में अंतर्गत माना। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तपस मजुमदार समिति की बात करें 1999 में आई थी दोस्तों। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तपस मजुमदार समिति बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन 1999 में ये समिति आई थी, और यहाँ पर इसको अलग पेन से लिख लूँगा।
यहाँ पर इसके अंदर प्रावधान क्या था दोस्तों, इसने सिफारिश क्या की थी, सबसे पहले सिफारिश क्या थी इस समिति की, इसकी सिफारिश की याद करें तो शॉर्ट में याद करो दोस्तों। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। दूसरी सिफारिश क्या थी इनकी, अनुच्छेद 21(1) के तहत, अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश, मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश, करने की सिफारिश। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है आपकी कि मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश आपकी तपस मजूमदार समिति ने की थी, लेकिन इससे पहले किसने की थी दोस्तों, आपकी राममूर्ति समिति ने करती थी। राममूर्ति समिति ने कब की थी दोस्तों, 1990 की राममूर्ति समिति थी। नोट लगा याद कर लेना, यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों। फर्स्ट टाइम 1990 के अंदर राममूर्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हर पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कालानुक्रम क्वेश्चन क्रम, यानी कि बात करें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर आया था तो 2 नंबर, फिर आपका मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 के अंदर था। ये मेडिकल कॉलेज की प्रवेश शुल्क यानी विवाद को लेकर था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सभी प्रकार का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में माना जाए। फिर दोस्तों बात करते हैं उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 के अंदर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया कि 14 वर्ष की आयु तक की जो शिक्षा का अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए तपस मजूमदार समिति का गठन किया गया, कब 1999 के अंदर। इस समिति ने 2 सिफारिशें की। ये तो ये सिफारिश की कि 14 वर्ष तक के जो बालक है उसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी इन्होंने सिफारिश की कि अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21(1) के तहत है। और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश किसने की थी, वो की थी दोस्तों आपके राममूर्ति समिति ने, जो 1990 के अंदर गठित की थी। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। शुरुआत की बात करें अभी तो अब आएंगे दोस्तों आपके 86 संविधान संशोधन की बात करते हैं। इसके बाद में इसी समिति की सिफारिश पर, यानी तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना, ये देखिए, नियम कथनों पर विचार कीजिए। नियम कथनों पर हमें विचार करना है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, बिल्कुल अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। संशोधित अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु तक के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा हेतु उपबंध करेगा, बिल्कुल राइट। किसकी, ECCE की व्यवस्था करेगा, बिल्कुल सत्य है। सही विकल्प उत्तर चुनिए तो केवल एक सही है दोस्तों, केवल 2 सही नहीं, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ECCE की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आ चुकी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं दोस्तों, तपस मजूमदार समिति की बात करते हैं। तपस मजूमदार समिति, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, तपस मजूमदार समिति की बात करते हैं दोस्तों। तपस मजूमदार समिति कब आई थी आपकी, 1999 के अंदर आई थी। कब आई थी, 1999 के अंदर आई थी दोस्तों, 1999 के अंदर आई थी। इस समिति ने सिफारिश क्या की थी, इस समिति ने सिफारिश की थी जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा है उसको अनुच्छेद 21(1) के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 21(1) के तहत किसमें सम्मिलित करना चाहिए, आपको मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। किसमें, मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। इसी सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ, आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 के अंदर हुआ। 1999 में समिति बनी थी और इसने सिफारिश की थी कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ दोस्तों। इसके अंदर आपके 3 संशोधन हुए आपके। सबसे पहले एक तो जोड़ा गया मूल अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व में संशोधन हुआ, एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। सबसे पहले आपका संशोधन हुआ दोस्तों आपके मूल अधिकार के अंदर, किसके अंदर, मूल अधिकार के अंदर। दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, निर्देशक तत्वों के अंदर आपका संशोधन हुआ। और तीसरा संशोधन आपका हुआ मूल कर्तव्य के अंदर। सबसे पहले बात करें आपके मूल अधिकार, अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, आपका अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया दोस्त, ए जोड़ा गया।
इसके अंदर बात करें नीति निर्देश तत्व में आपके अनुच्छेद 45 में संशोधन हुआ। 45 में क्या हुआ आपका संशोधन हुआ, जो आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया या ऐसे पूछा गया। और मूल कर्तव्य के अंदर आपका अनुच्छेद 51A जोड़ा गया दोस्त। 51A के अंदर क्या जोड़ा गया दोस्तों, आपका अनुच्छेद 51A के अंदर आपका 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ये चीजें पूछी जा चुकी है, तो पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21A के अंदर बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार यानी अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 45 के अंदर बात करें दोस्तों आपके बच्चों के लिए बात करें आपके, तो आपके 6 वर्ष के बच्चे तक, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं आपके, इनके लिए किसका प्रावधान किया गया दोस्तों, आपके ECCE का प्रावधान किया गया, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान किया गया। किसके अंदर, आपके अनुच्छेद 45 के अंदर उपबंध करने का प्रयास किया गया। वही बात करें मूल कर्तव्य के अंदर आपको 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और माता पिता के लिए कर्तव्य बनाया गया था। किसके लिए, माता पिता कर्तव्य बनाया गया कि वो आपके 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अवसर प्रदान करें अपने बच्चों को। ये आपकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। PM कौन थे आपके, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में विचार करना दोस्तों। यह अधिनियम बालकों को प्रदत्त मूल अधिकार के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। यह अधिनियम था जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT एक्ट 2009 की बात करें दोस्तों। यह अधिनियम बालकों को प्रदत्त मूल अधिकार के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने का दायित्व किसके ऊपर होगा दोस्तों, आपकी समुचित सरकार के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा दोस्तों, समुचित सरकार के ऊपर होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने का दायित्व किसका होगा दोस्तों, होगा आपका समुचित सरकार का। किसका होगा, आपका समुचित सरकार का होगा। तीसरा कथन दे रखा दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार कोई भी बालक ऐसे किसी शुल्क या भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण रूप से बाधा बने। बिल्कुल राइट, को उसको कोई भी प्रारंभिक शुल्क यानी जो कैपिटेशन शुल्क वगैरह है वो नहीं देनी है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसका प्रारंभिक बात करें भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कौन नहीं होगा आपका दोस्तों, बालक यानी बच्चा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक की बाधा आती हो। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या दी जाएगी दोस्तों, आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उनसे कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। सही कूट की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपका RT एक्ट 2009 का, RT एक्ट 2009 की बात करते हैं दोस्त। इसकी बात करें सबसे पहले बिल की बात करते हैं दोस्तों। ये बिल सबसे पहले किसमें गया था दोस्तों, सबसे पहले राज्यसभा के अंदर गया था। राज्यसभा के अंदर सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। RT एक्ट 2009 बिल है, अधिनियम है, ठीक है, एक्ट है, वो किसके अंदर गया था, सबसे पहले राज्यसभा के अंदर गया था। किसमें गया था, राज्यसभा के अंदर। कब गया था दोस्तों, तो राज्यसभा के अंदर गया था ये आपका 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा के अंदर गया। फिर इसके बाद में दोस्तों राज्यसभा के बाद में कहाँ पर गया आपका, लोकसभा के अंदर। क्रम याद कर लेना, यहाँ से भी क्रम पूछा जा सकता है डेट का। 20 जुलाई 2009, फिर लोकसभा के अंदर दोस्तों आपकी लोकसभा के अंदर कब गया था आपका, 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के अंदर गया। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करें, ये कब होते दोस्तों, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं आपकी 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को। यहाँ से कालानुक्रम प्रश्न बन सकता है। 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके गजट में प्रकाशित। गजट में प्रकाशित कब हुआ दोस्तों ये, तो गजट में प्रकाशित हुआ आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 27 अगस्त को। 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित हुआ। तो ये सारी डेटें आपकी, चारों डेटें इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी हुई जा चुकी है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। RT एक्ट 2009 की बात करते हैं। बिल राज्यसभा में सबसे पहले आया था 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में आया था आपका 4 अगस्त 2009 को,
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे आपके 26 अगस्त 2009 को। गजट में प्रकाशित हुआ था आपका 27 अगस्त 2009 को दोस्तों। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम था। नोट लगा के यहाँ पे क्या बात याद करनी है दोस्तों, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम किया गया। 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आरटी एक्ट 2009 था वो भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष के अधिनियम संख्या कौन सा था, तो 35वां अधिनियम था। कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया दोस्तों, आपका 35वां अधिनियमित किया गया। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आरटी की बात करें दोस्तों, आपके मूल अधिनियम में 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी। ये क्वेश्चन आपका आगे पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ गया ना आरटी एक्ट 2009 किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कालानुक्रम का, क्योंकि बहुत बार आपका पूछा जा चुका है राज्यसभा में कब आया था, लोकसभा में कब आया था। तो इस प्रकार पूछेगा कि निम्नलिखित बात करें आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटी एक्ट 2009 के बारे में संदर्भ में विचार करते हुए कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। पहला क्वेश्चन आ जाएगा सबसे, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए, गजट में प्रकाशित हुआ। कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो याद करना, सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए दोस्तों आपके 26 अगस्त 2009 को। कब हुए आपके 26 अगस्त 2009 को। गजट में प्रकाशित कब हुआ आपका 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित हुआ। कौन सा अधिनियम था दोस्तों, आपके 60वें वर्ष के अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैं बार बार ये चीजें आपको याद करवा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल अधिनियम के संबंध में सही कथन कौन सा है। मूल अधिनियम पूछा है दोस्तों यहाँ पर, यानी जब ये आपका 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुआ था, यानी गजट में प्रकाशित हुआ, तब इसके अंदर क्या था, इसमें 5 अध्याय थे, इस धाराएं व 2 अनुसूचियाँ थी। नहीं दोस्तों, अनुसूची 1 थी, कोई अनुसूची नहीं थी, तो यहाँ से देखो ऑप्शन काट सकते हो आप। अनुसूचियाँ 2 थी, नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन देखो सीधे सीधे कट रहे। तो बच्चा कौन सा आपका, यदि आपको याद भी नहीं है, वर्तमान वाला याद है, तो आपको ये तो याद है ना कि अनुसूची 1 ही है। अनुसूची 1 ही है, तो थोड़ा सा दिमाग यानी तर्क आधारित, तर्क पर समझ आधारित क्वेश्चन था ये। तो आपका इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची थी। कब थी आपकी, मूल अधिनियम के अंदर, मूल अधिनियम के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान की बात करें दोस्तों, आपकी वर्तमान में यहीं पर याद करो, आगे क्वेश्चन तो करेंगे हम। वर्तमान में आरटी एक्ट 2009 की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपके अध्याय कितने हैं, तो अध्याय तो वही 7 आपके, कितने दोस्तों आपके 7 है। लेकिन धाराओं की बात करें तो धाराएं कितनी हो चुकी है आपकी, धाराएं 39 हो चुकी है 2012 के बाद में। 2012 के बाद में कितनी हो चुकी है दोस्तों, 39 हो चुकी है, 2012 में जोड़ी गई थी। और दोस्तों बात करें अनुसूची कितनी है आपकी, अनुसूची वही 1। यहाँ पर नोट लगा के बात याद क्या करनी है, धारा 39 2012 में जोड़ेगी, 2012 में जोड़ेगी। देखो हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन को कनेक्ट भी करते जा रहे हैं ताकि आपकी गलती होने की संभावना न हो और आपको बेसिक रूप से हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट याद हो। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 के मूल अधिनियम के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो मूल अधिनियम के अंदर आपके दोस्तों अध्याय 7 थे, ठीक है, 38 धाराएं थी, 1 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संशोधन हुआ था, कब पहला संशोधन हुआ था 2012 के अंदर। इसके अंदर एक नई धारा जोड़ी गई, कौन सी आपकी 39वीं। तो वर्तमान स्वरूप की बात करें तो आरटी एक्ट 2009 की में अध्याय तो 7 है, धाराएं 39 है हो चुकी है, और अनुसूची कितनी आपकी 1 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में हुए संशोधनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आ गया दोस्तों, देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में हुए संशोधनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धारा 23 में संशोधन कब हुआ था दोस्तों, धारा 23 में संशोधन हुआ था आपका 2017 के अंदर। कब हुआ था आपका, 2017 के अंदर संशोधन हुआ था,
2017 में संशोधन हुआ था। अब तक आरटीए एक्ट 2009 के अंदर बात करें 4 बार संशोधन हो चुके हैं। धारा 16 व धारा 38 के अंदर संशोधन कब हुआ था दोस्तों? आपके वर्ष 2019 के अंदर संशोधन हुआ था। धारा 1, 2, 3, 21, 22 एवं 25 में संशोधन हुआ है। नई धारा जोड़ी गई थी 39, ये जोड़ी गई थी दोस्तों आपके वर्ष 2012 के अंदर। अनुसूची में संशोधन कब हुआ था दोस्तों? अनुसूची में संशोधन हुआ आपका वर्ष 2022 के अंदर। कब हुआ आपका? 2022 के अंदर हुआ है। तो राइट देखो क्रम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 3 आएगा तो 3 एक के अंदर है, और फिर तीसरे ऑप्शन में है तो दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन काटनी है आपको, अभी से आदत बना लेना। कालांकन प्रश्न कोट आधारित क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन काटने की संभावना करना, लगभग आपका 90% तक क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन हो गए आपके। फिर दोस्तों 2012 के बाद में 2017 के अंदर संशोधन हुआ तो 1 आएगा, तो 1 आपका ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं दोस्तों संशोधन की। आरटी एक्ट 2009 की बात करते हैं, और इसके अंदर संशोधन की बात करें तो कुल संशोधन कितने हो चुके हैं दोस्तों? आपके 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि अब तक आरटी एक्ट 2009 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है दोस्तों। कब कब हुआ ये दोस्तों? आपकी जो पहला संशोधन हुआ आपका 2012 के अंदर, दूसरा संशोधन कब हुआ दोस्तों? आपके 2017 के अंदर, तीसरा संशोधन कब हुआ दोस्तों? आपके 2019 के अंदर, और चौथा संशोधन कब हुआ आपका? 2022 के अंदर। ये स्वरूप आपको याद करना है दोस्तों। आपका क्रम ये पूछ लिया कि 2012 में क्या हुआ आपका? पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी धारा के अंदर 21वीं, 22वीं और 25वीं संशोधन हुआ। तो नई धारा 32 जोड़ी गई कब? नई धारा 39 जोड़ी गई कब? 2012 के अंदर। अनुसूची में संशोधन हुआ 2022 के अंदर। धारा 16 और धारा 38 में संशोधन हुआ 2019 के अंदर। धारा 23 के अंदर संशोधन हुआ दोस्तों आपके 2017 के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धारा के अंतर्गत आते हैं? धारा 3 से 5, धारा 6 से 11, धारा 12 से 28, धारा 31 से 34। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी धारा 12 से 28। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पूरे भाग याद होने चाहिए और धारा याद होनी चाहिए, अध्याय का नाम याद होना चाहिए। तो हमने देखा दोस्तों कुल अध्याय कितने आपके, कुल अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय हमने देखे दोस्तों कितने? 7। कितने थे आपके? 7 अध्याय थे। पहले अध्याय का नाम क्या है दोस्तों? आपका अध्याय 1 का नाम है दोस्तों आपके प्रारंभिक। पहला अध्याय क्या आपका? प्रारंभिक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ धारा की बात करें तो धारा 1 और 2 इसमें शामिल होती है, 1 और 2। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे अध्याय का नाम क्या है दोस्तों? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लिख देता हूं। और इसी के अंदर दोस्तों कौन कौन सी धाराएं शामिल है? आपकी धारा 3 से 5 तक, धारा 3 से 5 तक इसमें आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है, दूसरे अध्याय की धाराएं। तीसरे कौन से हो जाएगा दोस्तों आपका? तीसरा समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य। तीसरा अध्याय आपका समुचित सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, माता पिता की कर्तव्य। तो किसमें आते हैं दोस्तों? आपकी कौन सी धारा है? आपकी धारा 6 से 11 तक। तो 6 से 11 तक जो धाराएं है दोस्तों आपकी आरटी एक्ट की, उसके अंदर दोस्तों भाग 3 के अंदर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता कर्तव्य है। निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें धारा 3 से 5 तक है, और प्रारंभिक के अंदर धारा 1 और धारा 2 सम्मिलित है। चौथा अध्याय कौन सा आपका? चौथे अध्याय की बात करें दोस्तों, चौथा अध्याय आपका विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व की बात करें तो कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों? आपकी धारा की बात करें धारा 12 से लेकर 28 तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपका, बहुत बार पूछा गया है, भाग 4। भाग 4 है आपके एग्जामों के अंदर, सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 5वां अध्याय कौन सा है दोस्तों? आपके 5वें अध्याय की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों किस पाठ्यक्रम यानी 5वां अध्याय जो आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना, धारा 29 और 30 है इसके अंदर, धारा 29 व 30 है। छठा अध्याय कौन सा है आपका? छठे अध्याय की बात करें तो अधिकार, बालकों का अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण।
और कितनी कौन सी धाराएं आती है दोस्तों इसके अंदर, धारा 31 से लेकर 34 तक, धारा 31 से 34 तक। और लास्ट और सातवां भाग कौन सा है आपका, लास्ट और सातवें भाग की बात करें दोस्तों तो कौन सा जाएगा आपका, प्रकीर्णन। और इसके अंदर कौन सी धाराएं सम्मिलित है दोस्तों, धारा 35 से 39 तक। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार विद्यालय शिक्षकों के उत्तरदायित्व पूछे धारा 12 से 28 तक। धारा 3 से 5 तक क्या है दोस्तों आपका, निःशुल्क एवं शिक्षा का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। धारा 6 से 11 तक क्या है दोस्तों, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता कर्तव्य। और धारा 31 से 34 क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और इसी प्रकार से पूछा जा सकता है अध्याय 5 के अंदर पूछे धारा 29-30 क्या है, तो पाठ्यक्रम पूछे कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसको पूरा किया जाना कौन सी धाराओं के अंदर सम्मिलित है, तो धारा 29-30, ठीक है। और समुचित सरकार माता पिता करते हुए आपकी धारा 6 से 11 तक सम्मिलित है, प्रारंभिक धारा 1 से 2 तक है, विद्यालय एवं शिक्षक के उत्तरदायित्व धारा 12 से 28 के बीच है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सातों भाग याद होने चाहिए आपको कि कौन कौन से भाग है और कौन कौन से भाग में कितनी धाराएं हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका परिवेश का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सातों भाग हमने याद कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 1 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारा 1 से संबंधित क्वेश्चन पूछा है अपना, हर धारा से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप आगे, ताकि आपको सभी धाराओं के बारे में पता चले और सभी धाराओं को याद हो जाए दोस्तों आपको। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी आरटीआई एक्ट 2009 की बात करें कि धारा 1 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बिल्कुल, यह अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यानी सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि धारा 1 क्या है। धारा 1 क्या है दोस्तों, धारा 1 है आपकी संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो सबसे पहले बात करें संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम पूछे तो संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों इसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिख देता हूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या नाम अपना, 2009, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संक्षिप्त नाम है। विस्तार की बात करें तो वर्तमान में विस्तार संपूर्ण भारत के अंदर है, संपूर्ण भारत के अंदर है। विस्तार की बात करें, प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2010 को। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2010 को याद प्रारंभ हुआ। वैसे ये 3 चीजें आपको इस धारा 1 के अंदर यानी प्रारंभ के अंदर याद करनी थी दोस्तों। अब देखो दोस्तों हम कथन पढ़ते हैं, आपके कथन क्या दिए हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, बिल्कुल राइट। प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में इसका विस्तार जब प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पर नोट करके रखना है 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लागू हुआ था यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। यह अधिनियम मदरसों, वैदिक पाठशालाओं तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू होता है, नहीं होता दोस्त, यह गलत हो जाएगा आपका कि मदरसों, ठीक है, वैदिक पाठशालाओं तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होता है आरटीआई एक्ट 2009। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अधीन रहते हुए लागू किया गया, बिल्कुल राइट। सीधा पूछे कि आरटीआई एक्ट 2009 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत या अधीन रहते हुए लागू किया गया है, तो अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहते हुए लागू किया है। ये सारी परिभाषा किसके अंदर थी, यानी संक्षिप्त नाम की बात करें, विस्तार की बात करें, धारा 1 के अंदर उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल राइट है। तो नीचे देखिए कोड में सही कौन सा है दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो पहला, दूसरा, चौथा कौन सी बच जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, धारा 2। तो सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 परिभाषा है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि धारा 2 के अंदर क्या सम्मिलित किया गया दोस्तों, आपकी परिभाषा सम्मिलित की गई। क्या संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर विद्यालय केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के शासक द्वारा स्थापित, नियंत्रित या संचालित की है, तो समुचित सरकार
केंद्र सरकार होगी। तो समुचित सरकार कौन सी होगी आपकी? केंद्र सरकार होगी, बिल्कुल राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा हो जाता है कि अगर विद्यालय केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं संचालित है तो समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। तो बिल्कुल सत्य है। किसी भी विद्यालय में प्रति फीस, देखो प्रति व्यक्ति फीस, कैपिटेशन फी के अतिरिक्त कोई भी शुल्क या डोनेशन या सहायता बालक से लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। प्रति व्यक्ति फीस की परिभाषा क्या है? यानी कैपिटेशन शुल्क, विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार या भुगतान का डोनेशन या सहायता नहीं लेना। ठीक है, तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा ये आपका। अधिनियम के तहत बालक की परिभाषा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक सीमित है, बिल्कुल राइट। बालक की परिभाषा किसमें सम्मिलित की गई? यानी बालक की परिभाषा क्या दी गई है? 6 से 14 वर्ष की आयु के कोई भी बालक या बालिका। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। अगर विद्यालय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है तो समुचित सरकार कौन होगी दोस्तों? राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार के क्षेत्र में तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के क्षेत्र में तो केंद्र सरकार। ठीक है, सीधा से पूछा जाता है आपका, बिल्कुल सत्य। परिभाषाओं की बात करें, केंद्र सरकार यानी समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है यहाँ पर, प्राधिकारी सरकार की परिभाषा दी गई है यहाँ पर। ठीक है, प्रति व्यक्ति फीस की परिभाषा दी गई है, बालक की परिभाषा दी गई है 6 से 14 वर्ष की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति फीस याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिटेशन शुल्क नहीं ली जा सकती। यदि विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की यदि डोनेशन भुगतान लेता है तो कौन सी फीस के अंदर आता है दोस्तों? आपके कैपिटेशन शुल्क के अंदर आता है और इसका प्रावधान आरटीआई एक्ट 2009 के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे आपकी बीएड की फीस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। बीएड की फीस है तो आप फीस देते हो 27,000 कुछ रुपये, फिर आप डोनेशन के रूप में देते हो, वहाँ पर जाते नहीं हो, तो किसके अंदर आती है दोस्तों? कैपिटेशन शुल्क के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप डोनेशन नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धारा 2 में क्या दोस्तों? परिभाषा है। तो धारा 1 में क्या था? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 के अंदर क्या था? आपका परिभाषा है। ये दोनों धारा किसमें? आपके अध्याय 1 में सम्मिलित है। अध्याय 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 2012 के संशोधन अधिनियम द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया है? किस वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया है? बाल मजदूर नहीं दोस्तों, आपके निःशक्त बालक, चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब संशोधन हुआ था दोस्तों? आपके वर्ष 2012 में। आरटी एक्ट में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? आपका वर्ष 2012 में होता। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया दोस्तों? आपके निःशक्त बालकों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ नवीनतम क्वेश्चन सारे लिए मैंने, जैसा कि शुरुआत के अंदर आपको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। राजस्थान सरकार द्वारा 70/2025-26 के लिए असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी 4 विशेषता शामिल है? यानी कौन कौन सी 4 बालकों को शामिल किया गया है? यहाँ पर 4 विशेषता दे रखी है, तो यहाँ पर ये 4 नहीं आना चाहिए था, कौन कौन से शामिल है इस प्रकार से आना चाहिए था क्वेश्चन। तो राजस्थान सरकार द्वारा 70/2025-26 के लिए असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? कौन से शामिल है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनना चाहिए था आपका। ठीक है, तो अनुसूचित जाति वर्ग को बालक सम्मिलित है, अनाथ बालक सम्मिलित है, निःशक्त बालक सम्मिलित है, बीपीएल अभिभावक के बच्चे सम्मिलित है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके ओबीसी के भी शामिल है, ठीक है, वह एसबीसी यानी विशेष पिछड़े वर्ग भी शामिल है, एसबीसी, और जिनकी आय, इन ओबीसी और एसबीसी की आय कितनी होनी चाहिए? आपकी 2.5 लाख से कम। तो ये भी इसके अंदर असुविधाग्रस्त बालक के समूह में सम्मिलित किए गए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके एचआईवी पीड़ित व कैंसर पीड़ित बालक भी इसमें शामिल किए गए, कैंसर पीड़ित बालक, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है 2025 के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है कि राजस्थान सरकार द्वारा 70/2025-26 के लिए असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में किनको सम्मिलित किया गया? किनको सम्मिलित किया? अनुसूचित जाति वर्ग यानी एसटी वर्ग, एससी वर्ग, अनाथ बालक, निःशक्त बालक, बीपीएल अभिभावक के बच्चे, ओबीसी और एसबीसी के बच्चे जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको, इसके साथ ही एचआईवी पीड़ित व कैंसर पीड़ित जो बालक या बालिका है उसको भी किसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों? आपके असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के अंदर सम्मिलित किया गया। कौन से सत्र के लिए? 70/2025-26 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है 2025 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, बताओ भाई, बताओ कमेंट के अंदर राइट आंसर क्या होगा आपका। पहला कथन क्या दे रखा है आपका, प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बात करें कौन सी कक्षा हो जाएगी, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा की, पहली से 8वीं कक्षा किस में आती है दोस्तों, आपकी प्रारंभिक शिक्षा में आती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, साथ ही नोट लगा के याद कर लेना, यदि कथन आ गया अपना, नोट लगा के क्या याद करना है आपको, याद करना है आरटी 2009 में कहीं भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक जैसे शिक्षा शब्दों का उल्लेख नहीं है। आरटी एक्ट 2009 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा शब्दों का उल्लेख नहीं है, शब्दों का उल्लेख नहीं है, सीधा आपको याद होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दे रखा है संरक्षक यानी गार्डियन की बात करें तो केवल प्राकृतिक माता पिता को कहा जाता है। नहीं दोस्तों, केवल प्राकृतिक माता पिता को ही संरक्षण नहीं बोला जाता आपके आरटीए 2000। इसमें जो देख रेख और सुरक्षा देने वाले जो बच्चे, देख रेख रखने वाले, देख रेख व सुरक्षा में बालक है, उनको भी किस में रखा गया दोस्तों, आपके संरक्षक में रखा गया। यानी किसी ने गोद वगैरह ले लिया या किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो उनको रखा गया। केवल प्राकृतिक यानी जो स्वयं के माता पिता उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें सही कथन पूछा है, हमें क्या पूछा है, सही कथन। ये आपकी सारी की सारी परिभाषाएं उल्लिखित है किसके अंदर है, धारा 2 के अंदर। किस में उल्लिखित है, धारा 2 के अंदर। भाई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, कक्षा एनसीईआरटी की एक बुक आई है, उसके अंदर आपके प्रारंभिक के अंदर बात करें, आपके जैसे 4-5 पेज आते हैं ना, जैसे नाम नूम लिखे हुए आते हैं उसके अंदर, जैसे पाठ्यक्रम, वहाँ पर आपके एक आरटीआई पे का भी उल्लेख मिला, एक एनसीईआरटी न्यूनतम एनसीईआरटी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको उल्लेखित मिलेगी आपको एक पेज के अंदर। स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी वह अधिकारी या संस्था है जिसे विद्यालय पर नियंत्रण के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है, कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही कथन हो जाएगा। विद्यालय का अर्थ केवल सरकारी स्कूल और किसी विद्यालय की सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में शामिल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय से अर्थ प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक देने वाले सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। तो यहाँ पर बात करते हैं धारा 2 के अंदर दोस्तों, विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय में कौन कौन से सम्मिलित किए गए दोस्तों। तो विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का अर्थ की बात करें सबसे पहले तो कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8, ठीक है, ये शामिल होना चाहिए। विद्यालय की परिभाषा में तो पहला आपका सरकारी विद्यालय शामिल किया गया, सरकारी विद्यालय यानी सरकारी स्कूल। दूसरा दोस्तों इसमें शामिल किया गया आपका अनुदानित विद्यालय, जो आपका अनुदान प्राप्त करता है ना विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय आरटीआई एक्ट में शामिल किया गया। तीसरा शामिल किया गया दोस्तों इसके अंदर आपका विशेष श्रेणी के स्कूल को शामिल किया गया विद्यालय के अंदर, ठीक है। विनिर्दिष्ट प्रवर्ग और किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करने वाले स्कूल भी इसमें शामिल किया गया। प्राइवेट स्कूल आ जाएंगे, किसी भी प्रकार की सहायता न करने वाले स्कूल, सहायता प्राप्त न करने वाले स्कूल। तो विद्यालयों को 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, शायद टेस्ट के अंदर आया, टेस्ट के अंदर पूछा गया कलाम के अंदर, क्योंकि मैंने टेस्ट एनालिसिस करवाए आपके, तो टेस्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना आपका कलाम टेस्ट के अंदर। और हो सकता है फर्स्ट ग्रेड 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट ग्रेड 2024 में के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है विद्यालय से, यानी विद्यालय के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों कौन कौन से विद्यालय सम्मिलित किया गया, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये धारा 2 के अंदर, यानी धारा 2 के अंदर जो आपकी वर्णित है आपका, तो वहाँ से सारे कंप्लीट करवाने का प्रयास किया दोस्तों। परिभाषाओं की बात करें तो विद्यालय की परिभाषा आपको बताया गया, विद्यालय 4 प्रकार से बनेंगे आपके विद्यालय, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, मेरे जहाँ तक मुझे याद है आपके एग्जाम में आ चुका है। यदि आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं क्वेश्चन तो कमेंट के अंदर बताना दोस्तों कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी वह अधिकारी या संस्था जिसे विद्यालय पर नियंत्रण के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया, ये परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3, यहाँ पर देखो धारा 3 है, तो इससे पहले देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं धारा 3 के बारे में। अध्याय 3 की बात कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कौन से अध्याय की धाराएं कर रहे हैं। अध्याय 2 की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 2 क्या आपका, अध्याय 2 है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सीधा फैक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 क्या दोस्तों आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर कितनी धाराएं सम्मिलित है आपकी, धारा की बात करिए धारा 3 से 5, धारा 3 से 5 इसमें सम्मिलित है। यहाँ पर बात करिए धारा 3, सबसे पहले बात करें हम धारा 3 क्या है दोस्तों। धारा 3 आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा है। वही बात करें हम आपकी दूसरी धारा 4 क्या है, धारा 4 में दोस्तों प्रवेश। और तीसरा बात करें हम धारा 5, जो तीसरी धारा आपकी अध्याय 2 के अंदर है, वो क्या आपकी दोस्तों स्थानांतरण। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सीधे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं शुरुआत में ये चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या अपना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 की धारा 3 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक बालक को अपने नजदीकी स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक बालक को अपने नजदीकी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। नेबरहुड स्कूल, नजदीकी स्कूल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नेबरहुड स्कूल। देखो बाकी ऑप्शनों की बात करते हैं। यहाँ पर सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1, बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, नहीं होगा दोस्तों, अतिरिक्त शुल्क उत्तरदायी नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन आपके इसके अंदर आपके अधिकार के अंदर दी हुई है, कोई भी बालक ऐसे शुल्क या भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है। तो ये आपका नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, आपका उत्तरदायी नहीं है। तो पूरी लाइन भी याद कर लो, पूरी लाइन दी हुई है यहाँ पर। बहु निःशक्ता और गंभीर निःशक्ता वाले बालक को विद्यालय में ही शिक्षा लेने का विकल्प है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार है, घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार है। अधिकार है। और ये संशोधन कब हुआ था दोस्तों, ये संशोधन कब हुआ था आपका, ये संशोधन हुआ था 2012 के अंदर। कब हुआ था आपका 2012 के अंदर ये संशोधन हुआ था कि बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्ता वाले बालक हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार कहाँ पर आपके दोस्तों, घर आधारित शिक्षा का चुनने का अधिकार भी है, केवल विद्यालय विकल्प नहीं है, गलत हो जाएगा। नेबरहुड स्कूल की अवधारणा 2009 के अंदर बनाई गई थी, नहीं दोस्तों, नेबरहुड की जो स्कूल है इसकी अवधारणा कोठारी आयोग की सिफारिशों से लाया गया था। नेबरहुड स्कूल की अवधारणा कौन सी आयोग आया था आपका दोस्तों, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था आपका, कमेंट के अंदर बताना, आप कमेंट के अंदर ये बताना आपको कोठारी आयोग कब आया था। तो धारा 3 के बारे में आप कंप्लीट जान चुके। धारा 3 क्या आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है और इसके अंदर दोस्तों प्रत्येक बालक को अपने नजदीकी स्कूल या नेबरहुड स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों। विचार कथन दे रखा आपका स्टेटमेंट, किसी बालक का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश उसके आयु के अनुसार किया जाएगा और उसे विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। और विशेष प्रशिक्षण की बात करें, विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा किस धारा में उल्लेख है दोस्तों, धारा 4 के अंदर। कौन सी धारा में आपके, धारा 4 के अंदर है। बहुत बार आपकी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसमें बालक अन्य बालकों के समान स्तर पर पहुंच सके और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर सके, बिल्कुल राइट। क्योंकि विशेष प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा कि बालक अन्य बालकों के समान स्तर पर पहुंच सके और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर सके। तो कारण बिल्कुल सही है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। देखो धारा 4 क्या है दोस्तों आपका, धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 आपका विद्यालय में प्रवेश, क्या है आपका, विद्यालय में प्रवेश यानी प्रवेश नहीं लेने वाले, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होने करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यानी प्रवेश आप याद कर सकते हो।
देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो बालक है दोस्तों, बालक और इसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, आयु 6 वर्ष से ऊपर है, तो दोस्तों प्रवेश किसके आधार पर दिया जाएगा? आपका प्रवेश आपका आयु के अनुसार दिया जाएगा, आयु के अनुसार। ये लाइन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये लाइन यानी प्रवेश किसके आधार पर दिया जाएगा दोस्तों? आपके आयु के अनुसार दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो को दोस्त तो साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। वह धारा 4 है, उसमें क्या आपका प्रवेश है, बालक आयु की बात करें 6 वर्ष से ऊपर है, तो प्रवेश किसके आधार पर दिया जाएगा? आपका आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी पूछा जा चुका है। जैसे 8 वर्ष का बालक है दोस्त, 8 वर्ष का बालक है तो उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। कितनी कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? आपका कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा। और इसको पहले की 2 कक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी पहले का मैटर यानी पहले की बात करें, पहले की शिक्षा के लिए, पहले की शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? आपके विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण की क्लासें दी जाएगी दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। इस सरल सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है इस धारा को, और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, धारा 4 के प्रावधान, धारा 4 के प्रावधान निजी स्कूल पर लागू नहीं है, निजी स्कूल पर लागू नहीं है, लागू नहीं। तो प्रत्येक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो आप आराम से इसके क्वेश्चन आपकी पहली बार पूछे गए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। तो निम्न कथनों पर विचार करिए, तो दोनों कथन आपकी दोनों सही है, कथन और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। धारा 4 आपको समझ में आ भी गई होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 5 किस अधिकार से संबंधित है? धारा 5 है वो किस अधिकार से संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखा हमने। धारा 5 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? आपके स्थानांतरण के अधिकार से। देखो बालकों को नजदीकी स्कूल में प्रवेश के अधिकार से नहीं दोस्तों, यहाँ पर धारा 4 किसमें आती है? धारा 4 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण धारा 5 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो तीनों प्रावधान, देखो बालकों की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार धारा 4 के अंदर प्रावधान है। बहुनिश्चकता और गंभीर निश्चकता का घर आधारित शिक्षा का अधिकार, ये आपका संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 2012 के अंदर। ये प्रावधान भी किसमें? आपकी धारा 4 के अंदर, सॉरी धारा 3 के अंदर। किसके अंदर आपके दोस्तों? धारा 3 के अंदर। यह प्रावधान धारा 3 के अंदर है, तो प्रावधान दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो धारा 6 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? हमें क्वेश्चन पूछा गया कि धारा 6 के अनुसार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को कितने साल के भीतर स्कूल व्यवस्था करनी होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? तो 3 साल के भीतर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? अध्याय 3 पढ़ा है हमने। अध्याय 3 क्या था आपका? अध्याय 3 था आपका समुचित सरकार, समुचित सरकार, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी वह माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, ये हमने अध्याय 3 पढ़ा। और अध्याय 3 के अंदर कौन सी धारा सम्मिलित है दोस्तों? धारा की बात करें तो धारा 6 से 11 तक। कौन सी धारा आती है दोस्तों? धारा 6 से 11 तक। मैं साथ साथ रिविजन भी करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट याद करते रहे दोस्तों। और यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, धारा 6 की बात करें, धारा 6 में प्रावधान है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर कौन सा विद्यालय होगा? आपका प्राथमिक विद्यालय, और 2 किलोमीटर दूरी पर कौन सा होगा दोस्तों? आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार, उच्च प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 7 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? धारा 7 आपका कंप्लीट दिया हुआ है यहाँ पर। इस अधिनियम के लिए धन उपलब्ध कराने का केवल केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है? नहीं दोस्तों, केवल केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, आपका केंद्र और राज्य सरकार का समवर्ती उत्तरदायित्व है। केंद्र व राज्य का समवर्ती उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है दोस्तों।
तो पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा। बाकी देखो धारा 7 की बात करें तो धारा 7 में क्या है, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। धारा 7 क्या है दोस्तों आपका, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आवश्यक पूंजी और आवर्ती खर्च का आकलन कौन करेगा दोस्तों, केंद्र सरकार। आवश्यक पूंजी और आवश्यक जो खर्च है, आवर्ती खर्च है, इसका आकलन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। बहुत बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन। अनुदान वितरण के समय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समय समय पर प्रतिशत मात्रा निर्धारित होगी और वर्तमान कितनी है, 60:40 है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सत्य है। राज्य सरकार प्राप्त अनुदान अन्य संसाधनों के आधार पर इस अधिनियम को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व होगा, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न पर विचार कीजिए। समुचित सरकार सभी बालकों 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। समुचित सरकार है वो आपके सभी बालकों यानी 6 से 14 वर्ष से को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, बिल्कुल राइट। यानी समुचित सरकार कर्तव्य, यानी ये बात कर रहा है आपकी धारा 8। धारा 8 में क्या है दोस्तों, आपके समुचित सरकार के कर्तव्य। तो कर्तव्य वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर। तो दूसरा है आपका, यदि बालक को निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो उस खर्च का पुनर्भुगतान सरकार से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। इसका कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि निर्बल और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को शिक्षा में कोई बाधा ना आए, बिल्कुल राइट। तो 1 और 3 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 9 के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कौन सा है। धारा 9 की बात कर रहा है, तो धारा 9 क्या है, सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए याद, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी की कर्तव्य, इसमें धारा 9 के अंदर है। कौन सा असत्य है दोस्तों आपका, पहला दे रखा है, स्थानीय प्राधिकारी सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा, तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि माता पिता बालक को निजी स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उस खर्च का पुनर्भुगतान सरकार से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। प्राइवेट स्कूल में यदि प्रवेश करवाते हैं तो उसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका असत्य हो जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी निर्मल और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल ये कर्तव्य है। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूलों के कार्य को मॉनिटरिंग करेगा, बिल्कुल सत्य है। तो सारे के सारे दिए हुए आपके स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धारा 10 के अनुसार माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य क्या है। बालक को घर पर शिक्षा देना, नहीं दोस्तों, बालक को आसपास के स्कूल में प्रवेश दिलाना और नियमित विद्यालय भेजना ही माता पिता का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 11 के अनुसार समुचित सरकार किसके लिए पूर्व विद्यालय की व्यवस्था करेगी। भाई धारा 11 के अनुसार समुचित सरकार किसके लिए पूरे विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 6 से 14 वर्ष के बालक, 3 से 6 वर्ष के बालक, केवल 3 वर्ष से कम आयु के बालक, 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बालक आयु के लिए पूरे विद्यालय की व्यवस्था करेगी। कौन करेगी दोस्तों, आपके समुचित सरकार, ठीक है, समुचित सरकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष से ऊपर और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी, यानी कि ECCE की। कौन करेगी दोस्तों, आपके समुचित सरकार। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, यानी प्री स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर धारा 12 है, तो धारा 12 के अंदर दोस्तों आपके अध्याय 4 की बात करते हैं। 12 आ गया तो अध्याय 4 शुरू हो जाता है दोस्तों। अध्याय 4 क्या आपका, विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। उत्तरदायित्व बात करें, कौन सी धारा सम्मिलित है दोस्तों, आपकी धारा 12 से 28। धारा 12 से 28 अध्याय 4 के अंदर सम्मिलित है दोस्तों। दो क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रत्येक धारा से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धारा 12 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है दोस्तों, सरकारी, अनुदानित, खास श्रेणी और निजी विद्यालय सभी प्रवेशित बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे, बिल्कुल राइट। कक्षा की कुल क्षमता की 25% सीट पर यदि पड़ोसी क्षेत्र के निर्बल और असुविधाग्रस्त समूह के बालक को भी निःशुल्क शिक्षा मिले, बिल्कुल सत्य है।
यदि निजी विद्यालय की भूमि भवन उपकरण निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी सीमा तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। निजी विद्यालय को किसी भी प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। यदि विद्यालय में पूर्व विद्यालय शिक्षा प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है तो उपबंध प्री स्कूल में ही लागू होंगे, बिल्कुल राइट। कहाँ पर लागू होंगे दोस्तों? प्री स्कूल में ही लागू होंगे, भी लागू होंगे, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, सीधा भी पूछा जाता है धारा 12 के अंदर। धारा 12 क्या है दोस्तों? आपका विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, उत्तरदायित्व की सीमा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 25% निःशुल्क याद कर लेना प्राइवेट स्कूलों के अंदर। किसमें प्रावधान किया गया? आपकी धारा 12 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा 13 के अनुसार किसी स्कूल में प्रवेश के समय क्या वर्जित है? बालक का नजदीकी स्कूल में प्रवेश, किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क और अन्वेषण प्रक्रिया नहीं ली जा सकती, यह वर्जित है दोस्तों, बंद है। कैपिटेशन शुल्क व अन्वेषण प्रक्रिया का न होना ही धारा 13 के अंदर प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो धारा 12 के अंदर थोड़ा सा याद आ रहा है। देखो पहला जैसे ऑप्शन दे रखा है ना, सरकारी स्कूल, अनुदानित खास श्रेणी और निजी विद्यालय सभी प्रकार के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका कौन सी धारा है? आपका धारा 2NI आपका धारा है। कौन सी आपकी? 2NI आपका, सॉरी 2NI सेकंड के अंदर है आपका ये प्रावधान। 25% सीट पड़ोसी को दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों खास श्रेणी के जो विद्यालय आपके, तो वो किस में आ जाएंगे दोस्तों? आपकी खास श्रेणी और निजी विद्यालय 2 and 4 के अंदर। अनुदानित विद्यालय किस में आ जाएंगे दोस्तों? आपके अनुदानित विद्यालय आ जाएंगे आपके दोस्तों आपके 2 and 2 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए सारे के सारे, तो ये भी याद कर लेना साथ साथ। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। तो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, ताकि मुझे याद आ गया, तो ये चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। 2 and 1 के अंदर आते हैं दोस्तों। वही बात करें अनुदानित विद्यालय, अनुदानित विद्यालय की बात करें तो ये दोस्तों आपके 2 and 2 के अंदर आते हैं। वही खास श्रेणी की बात करें, खास श्रेणी वाले विद्यालय किस में आते हैं दोस्तों? 2 and 3 के अंदर आते हैं। और निजी विद्यालय किस में आते हैं दोस्तों? आपके निजी स्कूल की बात कर लेते हैं, तो निजी स्कूल आते हैं आपके 2 and 4 के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपकी धारा 12 के अंदर ही उल्लेख है, इसके अंदर धारा 12 के अंदर ही उल्लेख है दोस्तों। यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं धारा 14, जो सारी धाराएं करनी है अभी। 36 धाराएं आपकी, 39 सॉरी। धारा 14 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा? केवल माता पिता के बयान पर नहीं दोस्त, जन्म प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा तय किसी दस्तावेज के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 14 क्या आपका? प्रवेश के लिए आयु के सबूत, प्रवेश के लिए आयु के सबूत, आयु के सबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? धारा 15 के अनुसार बालक को प्रवेश देने की, धारा 15 के अनुसार बालक को प्रवेश देने से किस परिस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता? केवल शैक्षणिक सत्र आरंभ से में सरकार द्वारा तय विस्तारित अवधि के दौरान मना नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 15 क्या दोस्तों? क्या प्रवेश से इनकार न किया जाना, प्रवेश से इनकार न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 16, धारा 16 के अनुसार यदि बालक कक्षा 5 या 8 की परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे क्या सुविधा दी जाएगी? उसे अगले शैक्षणिक वर्ष तक स्कूल से निकाल दिया जाएगा? नहीं दोस्त, उसे अतिरिक्त निर्देशन और 2 मार्क के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। धारा 16 दोस्तों आपके रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध, का प्रतिषेध। धारा 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिबंध है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? संशोधन कब होता है इसके अंदर? संशोधन होता है 2019 के अंदर। कब हुआ था आपका? 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और संशोधन के अंदर बात करें आपकी 4 उपधाराओं में विभाजित किया गया। धारा 16 को संशोधन के बाद कितनी उपधाराओं में विभाजित किया गया दोस्तों? आपकी 4 उपधाराओं में विभाजित किया गया।
4 उपधाराएं। यहाँ पर अलग अलग प्रावधान किया गया। पहली उपधारा जैसे आपकी 16(1) की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपकी कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षाएं होगी। 5 व 8 की नियमित परीक्षाएं होगी, ठीक है। ये बात करें दोस्तों 16(2) के अंदर क्या जोड़ा गया दोस्तों आपका, यदि असफल हो जाता है तो अपना यही प्रावधान था आपका, असफल हो जाता है तो आपकी पुनः परीक्षा होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात करें धारा 16(3) के अंदर, उपधारा 16(3) के अंदर क्या प्रावधान था दोस्तों आपकी, यदि री एग्जाम के बाद असफल होता है तो उसको क्या कर सकती है, स्कूल रोक सकती है, लेकिन स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है। और चौथी उपधारा क्या जोड़ी गई थी 16(4) के अंदर, वो जोड़ी गई थी दोस्तों आपकी, जो अभी मैंने बोला आपको, निष्कासित नहीं किया जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता। शॉर्ट में आपको सारी याद करवाने का प्रयास किया दोस्तों। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं धाराओं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर पॉइंट टू पॉइंट हम याद करने का प्रयास करें दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिकों में ज़्यादा आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, धारा 16 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 17 के अनुसार किसी स्कूल में शिक्षक या अन्य व्यक्ति बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, तो दोस्तों वो आपकी शारीरिक दंड एवं मानसिक दोनों प्रकार के दंड नहीं दे सकता आपका बालकों को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसका अनुशासन की बात करें, इसका उल्लंघन करता है तो आपकी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है शिक्षक के विरुद्ध। कौन सी धारा के तहत, धारा 17 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 18 के अनुसार यदि कोई नया स्कूल बिना मान्यता प्रमाण पत्र खोला जाता है तो उसके लिए क्या दंड निर्धारित है, यानी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं खोला जा सकता। इसका प्रावधान किसके अंदर है दोस्तों, आपकी धारा 18 के अंदर। किसके अंदर है आपका, धारा 18 के अंदर है। तो केवल स्कूल की मान्यता रहती नहीं दोस्तों, आपकी 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और प्रत्येक दिन 10,000 रुपये अतिरिक्त का प्रावधान। यदि पहले उल्लंघन करता है कानून का तो 1 लाख रुपये, और फिर उसके प्रतिदिन 10,000 रुपये अतिरिक्त लगने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धारा 19 के अनुसार कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। केवल भवन सुविधा नहीं दोस्तों, आपकी केवल शिक्षकों की संख्या नहीं, केवल बच्चों का नामकरण नहीं दोस्तों, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मान और मानक, यानी धारा 19 के अंदर क्या है दोस्तों, आपके मान और मानक है। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मान और मानक को पूरा करता है, शर्तें पूरी करता है, तो विद्यालय को मान्यता दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस धारा 20 का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम के अंदर। धारा 20 के अनुसार अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। धारा 20 के अनुसार अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, आपकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा, या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है धारा 20 के तहत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी सीधा क्वेश्चन पूछे धारा 21 के अंदर क्या है दोस्तों आपका, धारा 21 के अंदर है विद्यालय प्रबंधन समिति, SMC। क्या है दोस्तों आपकी, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। कथन ये दे रखा है, कम से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता एवं संरक्षक होंगे, बिल्कुल राइट। कम से कम 3/4 सदस्य हैं वो बच्चों के माता पिता एवं संरक्षक की भागीदारी होगी, बिल्कुल सत्य है। समिति में आवश्यक रूप से 50% महिला सदस्य होगी, 50% कौन होगी दोस्तों, आपकी महिला सदस्य होगी, बिल्कुल राइट। अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित स्कूलों में समिति का पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, नहीं दोस्तों, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित समिति में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए, सत्य कथन चुनना था हमें, पहला दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो अब आप पूछोगे सर फिर अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित स्कूल क्या होगी दोस्तों, आपकी सलाहकारी, क्या काम करेगी दोस्तों, सलाहकारी कार्य करेगी, कार्य ही करेगी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धारा 22 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य क्या है। धारा 22 में क्या है दोस्तों, आपकी विद्यालय विकास योजना। सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विद्यालय विकास योजना का वर्णन RTI एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है, तो धारा 22 के अंदर। किसके अंदर वर्णित है दोस्त, आपका धारा 22 के अंदर। केवल पाठ्यक्रम का चयन करना नहीं दोस्त, केवल पाठ्यक्रम का चयन करना नहीं है आपका,
विद्यालय के लिए विकास योजना तैयार करना, जो सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और अनुदान वितरण पर आधारित बनेगी। जो योजना है वो किस पर बनेगी दोस्तों, आपके सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और अनुदान वितरण पर आधारित होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भी धारा 22 के अंदर 2012 के अंदर संशोधन किया गया था। पीछे मैं करवा चुका हूँ सारी चीज़ें, कब कब संशोधन हुआ था वो चीज़ें भी मैं आपको शुरुआत के अंदर बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा 23 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकार के पास नहीं, स्कूल प्रबंधन समिति के पास नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक प्राधिकारी के पास। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शैक्षिक प्राधिकारी कौन सा आपका NCT है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया है। NCT यानी जो आपके शैक्षणिक प्राधिकारी किसको घोषित किया गया है? NCT को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये घोषित कब किया गया था दोस्तों? इसको घोषित किया गया था आपका 23 अगस्त 2010 को। 2010 को आपका शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया गया था, किसको? NCT को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धारा 24 के अनुसार शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? धारा 24 के अनुसार शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि शिक्षक के कर्तव्य कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों, तो वो आपकी धारा 24 के अंदर। केवल बच्चों को उपस्थित करना नहीं दोस्तों, पाठ्यक्रम पूरा कराना, बच्चों के स्तर का मूल्यांकन करना और माता पिता को जानकारी देना ही शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धारा 24 से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या उत्तरदायित्व है? पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों के स्तर का मूल्यांकन करना और माता पिता को जानकारी देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि RT एक्ट की कौन सी धारा के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात निर्दिष्ट है? तो धारा आपकी 25 के अंदर। कौन सी धारा में आपके दोस्तों? धारा 25 के अंदर है। तो छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए कौन सी शर्त सही है? शिक्षक को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनात किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, आपका अनुपात को लागू करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया गया है। कितने वर्ष का समय दिया गया दोस्तों? आपके 3 वर्ष का समय दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। 2012 में संशोधन हुआ था, संशोधन, उसके बाद में 3 वर्ष का गया। तो 2012 से पहले कितना था दोस्तों? आपके पहले कितना था आपका? 6 माह। तो हर पॉइंट टू पॉइंट याद करने का प्रयास करते हैं, कोर्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 26 के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक रिक्तियों के संबंध में क्या सीमा है? तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक रिक्त नहीं रह सकते। ये इसका प्रावधान किसमें? आपके धारा 26 के अंदर। किसमें? आपके धारा 26 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 27 के अनुसार शिक्षक को किन कार्यों के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? पंचायत चुनाव सहायता करना लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में शामिल होना, स्कूल प्रशासन या जनगणना, पंचायती राज, स्थानीय निकाय और विधानसभा संसदीय चुनाव से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 28 के अनुसार शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन के संबंध में क्या कर सकते हैं? बच्चों को अतिरिक्त पढ़ा सकते हैं? नहीं दोस्तों, प्राइवेट ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधियों पर स्वयं को नहीं लगा सकते धारा 28 के तहत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके धारा 12 से लेकर 28 तक विद्यालय और आपकी शिक्षक के उत्तरदायित्व है। बहुत ही शानदार तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अध्याय 5 की। धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल राइट। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल राइट। शिक्षा का माध्यम हमेशा अंग्रेजी होना चाहिए, नहीं दोस्त, शिक्षा का माध्यम हमेशा अंग्रेजी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सतत और व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य। बालक में ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। वही धारा 29 की बात करें, सॉरी धारा 29 की बात करें, इसके अंदर आपकी बात करें शैक्षिक प्राधिकारी राजस्थान के अंदर शैक्षिक प्राधिकारी किसे चुना गया? आपका वो चुना गया दोस्तों आपका RSCERT। किसको चुना गया? आपके RSCERT को चुना गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 23 के अनुसार कक्षा 8 तक की धारा 23 के अनुसार
कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने वाले बालक के लिए क्या शर्तें हैं? बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केवल गणित और विज्ञान में परीक्षा अनिवार्य है, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 30 में किसका प्रावधान है दोस्तों? आपके परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र देना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? धारा 31 के अनुसार बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कौन सा कार्य सही नहीं है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौन सा कार्य सही नहीं है? ये आपके अध्याय 6 आ गया। कौन सा आ गया अपना? अध्याय 6 आ गया दोस्तों। अध्याय 6 क्या था आपका? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण। बात करें कौन सी धारा है आपकी सम्मिलित है? आपकी धारा 31 से लेकर 34 तक। धारा 31 से लेकर 34 तक कौन से अध्याय में थी दोस्तों? आपके अध्याय 6 के अंदर। और अध्याय 6 क्या था आपका? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन क्या पूछा हमें? धारा 31 के अनुसार बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कौन सा कार्य सही नहीं है? पहला दे रखा है बालक के अधिकारों की रक्षा के उपायों का परीक्षण करना। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। धारा 31 आपकी बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित परिवादों की जांच करना। बिल्कुल सत्य है। शिक्षकों की नियुक्ति करना इसमें नहीं है दोस्तों। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करना। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। कौन सा कार्य नहीं है? शिक्षकों की नियुक्ति करना नहीं है दोस्तों, आपका मॉनिटर करना है। धारा 31 किससे संबंधित है दोस्तों? मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 32। धारा 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से असहमति है तो वह क्या कर सकता है? कौन सा सही है दोस्तों आपका? सीधे सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कर सकता है? नहीं दोस्त। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31(3) के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धारा 32 क्या है आपकी? शिकायतों को दूर करना। शिकायतों को दूर करना। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य क्या है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कौन सी धारा के अंदर है? आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 33 के अंदर। किसके अंदर है? आपकी धारा 33 के अंदर। तो यहाँ पर पूछा है धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य क्या है? राज्यों में विद्यालय खोलना नहीं दोस्त। बच्चों को प्रमाण पत्र देना नहीं। केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परामर्श देना है। किसका काम है दोस्तों? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। धारा 34 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि राज्य सलाहकार परिषद आरटीआई एक्ट 2009 की किस धारा के अंदर है? धारा 34 के अंदर। तो धारा 34 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10, 12, 15, 20। तो आपके 15 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा 35 के अनुसार निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके अध्याय 7 आपका शुरू हो चुका है। अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है दोस्तों? आपका प्रकीर्णन। क्या आपका दोस्तों? प्रकीर्णन है। यानी कि बात करें धारा कौन सी आपकी? धारा 35 से 39। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों आपकी धारा 35। धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति है दोस्तों। निर्देश जारी करने की शक्ति। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा के अंदर निर्देश जारी करने की शक्ति पास है? तो धारा 35 के अंदर। तो केंद्र सरकार निर्देश जारी कर सकता है, स्थानीय प्राधिकारी निर्देश जारी कर सकता है, समूची सरकार निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग निर्देश जारी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका? कथन और कारण आधारित क्वेश्चन है। कथन दे रखा है धारा 36 के अनुसार कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक समुची सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली जाती। बिल्कुल राइट। कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी नहीं हो। धारा 36 बिल्कुल सत्य बात है। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल राइट। कथन सही है, कारण सही है। कारण कथन का स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 36 क्या है दोस्तों आपकी? अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
धारा 38 के अनुसार समुचित सरकार किन विषयों पर नियम बना सकती है? धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण पर, धारा 6 के तहत स्कूल स्थापना क्षेत्र पर, धारा 16 के तहत परीक्षा प्रणाली पर। उपयुक्त में से बात करें तीनों सत्य है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 38 में क्या है दोस्तों? समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति किसमें आपके दोस्तों? धारा 38 के अंदर बहुत बार सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? धारा 39 के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार के पास। किसके पास है दोस्तों? आपका केंद्र सरकार के पास है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 39 क्या है दोस्तों? आपकी 2012 के अंदर जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी आपकी? 2012 के अंदर, यानी कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार यदि कक्षा में 120 बालक हो तो कितने शिक्षक होने चाहिए? 2, 3, 4 या 5? तो आपकी 4 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ये अनुसूची है और अनुसूची 19 और 25 को देखना है हमें। धारा 19 और धारा 25 के तहत अनुसूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? 30, 35, 40, 45 घंटे। तो 45 घंटे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। देखो, कार्य दिवसों की बात करते हैं। कार्य दिवस की बात करें और शिक्षण घंटों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कक्षा 1 से 5 तक। 1 से 5 की बात करें तो यहाँ पर 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे। शिक्षण घंटे। वहीं बात करें दोस्तों आपकी कक्षा 6 से 8 की बात करें तो कार्य दिवस की बात करें तो कितने आपके दोस्तों? 6 से 8 तक 220। कितने आपके? 220। और वही बात करें शिक्षण घंटे 1000 है दोस्त। कितने आपके? 1000। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। वहीं बात करें वर्ष 2022 में संशोधन भी होता है दोस्तों आपके। वर्ष 2022 में अनुसूची में संशोधन कब होता है आपका? अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में संशोधन कब हुआ आपका? 2022 के अंदर हुआ था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और संशोधन की बात करें आपकी, कौन सा शब्द जोड़ा गया था आपका? दिव्यांग वाला, दिव्यांग बच्चों के लिए। इसमें प्रावधान किया गया था दोस्तों कक्षा 5वीं तक। कक्षा 5वीं यदि 5वीं तक, कक्षा 5 तक 10 बालक है आपके दोस्तों दिव्यांग, तो एक शिक्षक होगा। एक शिक्षक होगा। वही बात करें दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक यदि 15 बालक है तो आपके कितने शिक्षक होंगे? आपके एक शिक्षक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। 2024-25 के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 22 से लेकर 22, 24 और 25 एग्जामों के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका आरटीए 2009, जो हम बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा। आपने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट आप देख सकते हो अपने। ये टेस्ट बात करें जो क्वेश्चन हमने किए हैं, ये टेस्ट आप दे सकते हो ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम है दोस्तों आपकी PAP बाई DK सर, पेपर एनालिसिस पॉइंट, यानी PAP बाई DK सर। यहाँ पर ये टेस्ट दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके चल रहे हैं। और ये बात करें आपके, जैसे मैंने टेस्ट एक का थ्योरी की बात करें तो सेक्शन प्रदेशी में आपका एक ही टॉपिक दिया हुआ था आपका आरटीए 2009 जो कंप्लीट हो चुका है। ये टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो। फिर इन्हीं सभी टेस्टों का साप्ताहिक टेस्ट होगा आपका दोस्तों 3 तारीख को। साप्ताहिक टेस्ट कब होगा दोस्तों? आपका 3 तारीख को होगा। और इसी ऐप के ऊपर आपको दोस्तों PDF कंटेंट वगैरह सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड को आप बहुत ही शानदार तरीके से लेवल के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से अगले टॉपिक और बढ़ेंगे। कल आपके शाम को एक टॉपिक और करेंगे हम, ज्योग्राफी का, जनसंख्या टॉपिक आपको ज्योग्राफी की बात करें तो ये कब होगी आपकी क्लास? शाम को होगी। तो इसी के साथ इस क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।